सो एग्जामिनर नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को जिस भी पॉसिबल तरीके से घुमा सकता है, मैंने उस हर पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन को अपने इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप नेशनल इनकम के हर टाइप के क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकेंगे। तो वेलकम बैक टू योर चैनल इको बाइट्स। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले मेथड दैट इज वैल्यू एडेड मेथड से, जिसका फॉर्मूला है वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, दैट मींस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को हम कंबाइनली वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं। और इस फॉर्मूला में वैल्यूज को रखकर सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा अपना जीडीपी एट एमपी, जिसे हम बाद में अपने क्वेश्चन की आस्क के अकॉर्डिंग किसी भी एग्रीगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एग्रीगेट्स के कन्वर्जन वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर इससे पिछले वाला वीडियो जरूर देख के आए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। जो ये डेल्टा स्टॉक है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन स्टॉक को, जिसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और दूसरी बात, इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर मैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल बोल रहा हूँ, ना कि परचेजेस ऑफ मशीनरी या फिर किसी भी तरह की कैपिटल एसेट्स। अगर किसी भी तरह की मशीनरी या फिर कैपिटल एसेट्स का परचेज है तो हम उसे इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो परचेजेस है वो बना है दो चीजों से, डोमेस्टिक परचेज प्लस इम्पोर्ट्स। फिर हमें स्पेसिफिकली परचेजेस दिए हुए हैं और साथ में डोमेस्टिक परचेजेस और इम्पोर्ट्स की भी वैल्यू दी हुई है। तो हम डोमेस्टिक परचेज और इम्पोर्ट्स को इग्नोर करेंगे, हम डायरेक्टली परचेजेस को कंसीडर करेंगे। और इसी तरह से अगर क्वेश्चन में सेल्स के साथ साथ डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स की भी वैल्यू दी हुई है तो हम डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को नहीं कंसीडर करेंगे, हम डायरेक्टली सेल्स को कंसीडर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट भी तो सेल्स का ही पार्ट है। फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 15, आइए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो एज पर द फॉर्मूला हमें वैल्यू चाहिए होगी सेल्स की, और क्वेश्चन में हमें डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं, तो हम इन दोनों को प्लस करके सेल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे डेल्टा स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक का, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ -10। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स की वैल्यू, जिसे ही हम इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं। हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स हो या फिर रॉ मटेरियल हो या फिर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हो, ये तीनों सेम ही बात होती है। इसीलिए यहाँ पर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। बेसिकली कुछ इसी तरह से एग्जामिनर कुछ टर्म्स को अलग अलग नामों से लिखकर लैंग्वेज में प्ले करता है। तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस हमें हमारे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। तो समझना ये जरूरी है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट एमपी सेम ही होते हैं। और क्योंकि हमारे क्वेश्चन की आस जीडीपी एट एमपी है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमारे किसी भी काम में नहीं आएगा। आगे दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू एडेड मेथड में हम प्रोडक्शन जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया गया है उसको भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ है, अब डजंट मैटर वो हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया या फिर बेचने के लिए। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इसमें सिर्फ गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हैं, ना कि सर्विसेज के, क्योंकि हम सर्विसेज की एग्जैक्टली वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और पॉइंट नंबर सेकंड, हम इस मेथड में कभी भी सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये गुड्स फर्स्ट टाइम बनी थी तो ऑलरेडी इनको वहां इंक्लूड कर लिया गया था। अब अगर हम इनको सेकंड टाइम भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अराइज करेगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर हमें चाहिए होगी सेल्स की वैल्यू। तो फार्मर ने जो लोकल मार्केट में सेल किया है और जो गवर्नमेंट को सेल किया उसको हम ऐड करके अपनी टोटल सेल्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसमें ऐड करेंगे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को भी। क्योंकि हमें यहाँ पर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो दैट्स व्हाई हम उसको 0 मान लेंगे। और यहाँ पर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेजेस ऑफ ट्रैक्टर को आईसी मानने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हम आईसी में यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सिर्फ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल को कंसीडर करते हैं, ना कि परचेजेस ऑफ कैपिटल एसेट्स को। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी हमारे जीडीपी एट एमपी की, जिसे कि अब हमें कन्वर्ट करना है एनडीपी एट एफसी में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की आस्क है हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस ग्रॉस को नेट में बदलना होगा, और जिसके लिए हम इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का नाम बदलकर इसे एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल स्टॉक के नाम से हमें दिया हुआ है। कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है प्लांट एंड मशीनरी, और उनकी मेंटेनेंस पे जो खर्चा होता है उसे हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट के बाद अब हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें वैल्यू चाहिए होगी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जो कि बनते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज से। और क्योंकि हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिए हुए हैं इसलिए हम उनको 0 मानकर एनआईटी की वैल्यू निकाल लेंगे, और इस तरह से मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करके हमें हमारा आंसर एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। आगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन की आस्क है कि हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है और साथ में नेशनल इनकम की भी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर हम तीनों सेक्टर्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट को प्लस कर लेंगे और तीनों ही सेक्टर के इंटरमीडिएट इनपुट्स को प्लस कर लेंगे। यहाँ पर चेंज इन स्टॉक को 0 मानकर हम जीडीपी एट एमपी की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद उसे कन्वर्ट करेंगे एनएनपी एट एफसी में, क्योंकि नेशनल इनकम को एनएनपी एट एफसी भी बोला जाता है। और जिसके लिए चाहिए होगा हमें डेप्रिसिएशन, जो कि हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की फॉर्म में दिया हुआ है। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। और उसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए हमें एनएफआईए की जरूरत पड़ेगी, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हमें सब्सिडीज दी हुई है। तो आप कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
देंगे और आप अपने अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे चलते हैं हमारे सेकंड मेथड जो कि है इनकम मेथड, और ये मेथड बहुत इजी है। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 फैक्टर पेमेंट्स होती हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। तो सिंपली यहाँ पर वेजेस को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोल दिया गया है और बाकी का बचा रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऑपरेटिंग सरप्लस बोल दिया गया है। और बात करें हम अपनी मिक्स्ड इनकम की, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थोड़ा थोड़ा इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से पैसा कमाते हैं, उनकी इनकम को मिक्स्ड इनकम बोल देते हैं। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस एंड सैलरीज के अलावा ये 3 चीजें और होती हैं, जिसमें पहला है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमें क्वेश्चन में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड, हम सिर्फ पेंशन ऑन रिटायरमेंट को कंसीडर करेंगे, ना कि पेंशन ऑन ओल्ड एज को, क्योंकि हम जानते हैं कि ओल्ड एज पेंशन कोई इनकम नहीं होती है, ये एक ट्रांसफर पेमेंट होती है और सारी ट्रांसफर पेमेंट्स को हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से एक्सक्लूड कर देते हैं। और तीसरा हेड है पेमेंट इन काइंड, जहां पर हम देखते हैं कि अगर एक एम्प्लॉयर अपार्ट फ्रॉम सैलरी कुछ एक्स्ट्रा फ्री बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, लाइक रहने के लिए रेंट फ्री हाउस या फिर फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, तो वो सारी चीजें पेमेंट्स इन काइंड में आ जाती हैं। अब बात करें अगर हम अपने ऑपरेटिंग सरप्लस की, तो इसमें हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और यहाँ पर प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी 3 पार्ट होते हैं, दैट इज डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब यहाँ पर अगर हमें सिंपली प्रॉफिट दिया हुआ है और साथ में डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं, तो हम सिंपली प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे, इन तीनों को स्किप कर देंगे क्योंकि ये तीनों भी अल्टीमेटली प्रॉफिट का ही पार्ट होते हैं। और हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। उसके बाद मिक्स्ड इनकम, जो कि हमें बताता है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। हमारा क्वेश्चन मिक्स्ड इनकम में ज्यादा नहीं घूमेगा, हमें मिक्स्ड इनकम सिंपली दी हुई होगी या फिर अगर नहीं दी होगी तो हम उसे 0 मान लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या दिया हुआ है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालने के लिए हम वेजेस, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को आपस में प्लस कर देंगे और उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को प्लस करेंगे। और क्योंकि हमें डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो हम डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को प्लस करके अपने प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद बचा हमारा मिक्स्ड इनकम, जो हमें डायरेक्टली सीधा सीधा दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन तीनों को प्लस करने के बाद हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है एनडीपी एट एफसी। तो इस क्वेश्चन में भी इन तीनों को प्लस करने के बाद हमें एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। और क्वेश्चन की आस्क है कि हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और एनडीपी एट एफसी को ही हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और सेकंड जो हमें नेशनल इनकम निकालनी है, हम एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। एनडीपी एट एफसी को एनएनपी एट एफसी में चेंज करने के लिए हमें लगेगा एनएफआईए, जो कि हमें यहाँ पर 1000 दिया हुआ है। और कुछ इस तरह से हम अपने फाइनल आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इनकम मेथड में ध्यान रखने हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दोनों अलग होते हैं। अगर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है तो हम उसके साइन को चेंज करके उसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में चेंज कर देंगे। जैसा कि इस गिवन क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं, आइटम नंबर 6 हमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है जो कि है 100 और हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये 100 हो जाएगा माइनस का 100। और आइटम नंबर 10 जिसमें करंट ट्रांसफर्स दिए हुए हैं, हम हर टाइप के करंट ट्रांसफर्स और ट्रांसफर पेमेंट्स को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में से एक्सक्लूड कर देते हैं और रेस्ट दी हुई इन्फॉर्मेशन को हम अपने फॉर्मूला में पुट करके नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके अलावा और 2 पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने हैं कि हम हमेशा पर्सनल टैक्स को इसमें से एक्सक्लूड करेंगे और रॉयल्टी को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि रॉयल्टी भी हमारी एक टाइप की इनकम होती है और पर्सनल टैक्स इनकम का ही एक पार्ट होता है। जब हम इनकम को ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं तो वापस से पर्सनल टैक्स को इंक्लूड करके डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं अराइज करेंगे। देन लास्ट एंड फाइनल आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका की फॉर्मूला है ये, जहां पर हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स को आपस में प्लस करके जीडीपी एट एमपी की वैल्यू को निकालते हैं और उसके बाद इस जीडीपी एट एमपी की वैल्यू को एज पर द आस्क ऑफ द क्वेश्चन किसी भी एग्रीगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे ट्रिकी है वो है ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि इन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, जो कि है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। और इस चेंज इन स्टॉक को एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें वो ये है कि कभी कभी हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं दी होती है, उसके बजाय हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ होता है, जिसे कि आपस में सब्सट्रैक्ट करके हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2, अगर हमें नेट एक्सपोर्ट्स की बजाय नेट इंपोर्ट्स दिए हुए हैं तो हम उसका भी साइन चेंज करके उसे नेट एक्सपोर्ट्स बना देंगे। जैसा कि गिवन क्वेश्चन में हमें नेट इंपोर्ट्स की वैल्यू दी हुई है तो हम इस -10 को प्लस का 10 बनाकर इसकी वैल्यू को नेट एक्सपोर्ट्स बना देंगे। तो हम यहाँ पर दिए हुए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। उसके बाद एक और ट्रिकी
पॉइंट हमें यहाँ पर कहीं भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हम चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे और उसके बाद हमें चाहिए होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बट उसकी बजाय हमें यहाँ पर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और हमें इस नेट से ग्रॉस में चेंज होने के लिए कहीं भी डेप्रिसिएशन भी नहीं दिया हुआ। तो इस केस में सिंपली हम ग्रॉस की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को ही कंसीडर करेंगे। बट ऐसा करने से जो एक डिफरेंस आएगा वो आएगा ये कि जो हमें बाय डिफॉल्ट जीडीपी एट एमपी की ये वैल्यू मिलती थी, अभी ये वैल्यू हमें बाय डिफॉल्ट एनडीपी एट एमपी की मिलेगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को कंसीडर किया है। दैट मींस उसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेस किया जा चुका है। और जो आइटम नंबर 1 है दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट, इसको हम टोटली एक्सक्लूड कर देंगे एंड रेस्ट ऑफ द डेटा को एज पर द फॉर्मूला में सेट करने पर हमें हमारी एनडीपी एट एमपी की वैल्यू मिलेगी। और एज पर द क्वेश्चन की आस्क हमें चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि एनएनपी एट एमपी, तो हम इस एनडीपी एट एमपी को एनएनपी एट एमपी में कन्वर्ट कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है जहां पर हमें ये थर्ड आइटम पर्सनल इनकम टैक्स देखने को मिल रहा है और हम जानते हैं कि हमें इसे इंक्लूड नहीं करना है। और ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसे भी एज इट इज गिवन डेटा को वैल्यू में प्लेस करके हमारे नेशनल इनकम की वैल्यू को निकाल लेंगे। सो सिर्फ इन कुछ चुनिंदा पॉइंट को ध्यान में रखकर हम नेशनल इनकम के हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और फिर भी आपको अगर किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड।